अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। सम की इकोनॉमिक नंबर्स आर हेयर। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड रिजर्व्स पहुंच चुके हैं 27.23 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट में भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई है। नाउ दैट इज व्हाट वी कॉल एनॉमली, कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है अराउंड 4 बिलियन डॉलर्स का जो डेफिसिट आया है, उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट में वॉलेटिलिटी रही है रिसेंटली, और अराउंड 166.91 पे रिसेंटली क्लोज हुआ है यूएस डॉलर टू पीकेआर। सो दैट इज वेयर द की अंडरलाइंग फैक्टर इज कि यहाँ पे डिस्पाइट द फैक्ट के कंट्री के रिजर्व्स बेहतर हो रहे हैं, डॉलर में स्टेबिलिटी कब आएगी? जो ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है क्या वो शॉर्ट टर्म में आया है, आगे चल के बेहतरी आएगी, एक्सपोर्ट नंबर्स इंप्रूव होंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से एक्सपोर्ट नंबर्स फार्मास्यूटिकल के कैसे होंगे, कंस्ट्रक्शन में सीमेंट एक्सपोर्ट्स क्या बेहतर होंगी अफगानिस्तान में, रिसेंटली हमने देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ ओवरऑल इंडस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो करंट गवर्नमेंट है उसका की फोकस है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो पेस बरकरार रखी गई है उसको मजीद मोमेंटम दिए जाए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे डिस्काउंट रेट कम से कम रखा हुआ है रिकॉर्ड लो लेवल्स के ऊपर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि प्रेशर है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है। ऑल्दो रीसेंट इन्फ्लेशन नंबर्स भी थोड़े से मुस्तहकम हुए हैं, बट स्टिल अगर मार्केट में आप प्राइसेस देखें अशियाए खुर्दनोश की तो वो भी थोड़ी सी ज्यादा हैं। तो यहाँ पे पीटीआई गवर्नमेंट क्या इकदामात ले रही है कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखें एंड देन ग्रोथ की तरफ जाएं? इन तमाम तरह इशूज पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूंगा तौकीरुल हक साहब, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे बहुत कम हमने देखा है कि पिछली गवर्नमेंट्स ने तवज्जो दी है। यहाँ से एक की सेक्टर है, पॉलिसी गाइडेंस अगर बेहतर दी जाए तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, लोकल प्रोडक्शन और ओवरऑल डायनामिक्स पे बहुत पॉजिटिव असर हो सकता है। इनसे जानेंगे ओवरऑल डायनामिक्स के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम सलाम। देन वी हैव विद अस आसिफ समसम साहब, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है अबाद के सदर्न रीजन के। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री गुज़िश्ता 1.5-2 साल से गवर्नमेंट का कंटिन्यूस फोकस रहा है। क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, कहाँ इश्यूज आ रहे हैं, इनसे जाने के बहुत ही खरी डिस्कशन के लिए मशहूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम सलाम सर। देन थर्ड वी हैव नन अदर देन शारिक वोरा साहब, जो कि प्रेसिडेंट है केसीसीआई के, बहुत ही की इकोनॉमिक इंसाइट्स रखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर, ओवरऑल इंडस्ट्री की डायनामिक्स के ऊपर। इनसे भी इंसाइट्स जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। वालेकुम सलाम। देन वी हैव विद अस डॉक्टर फैसल सुल्तान कादरी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, की मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे इनसे लेंगे, खासतौर पर ट्रेड डेफिसिट का जो डेटा आया है। उसके बाद हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ गई, थोड़ी सी जिटरनेस काफी हो गई। तो देखिए कि जो ट्रेड नंबर्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कोविड के टाइम पे आपने बहुत अच्छा सस्टेन किया, 2 ट्रिलियन रुपीस का स्टिमुलस दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थ्रू वेरियस मेजर्स। यहाँ पे जाके अब किस तरीके से हम इस इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन कर सकते हैं, विल टेक हिज इनसाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तौकीर साहब, यू हैव कम टू आवर शो फर्स्ट टाइम। सबसे पहले तो एक क्विक अपडेट दीजिएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, कि करंट गवर्नमेंट ने क्या की मेजर्स लिए और अभी इंडस्ट्री की डायनामिक क्या है। जी सर। जी देखें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो आजकल के स्पेशली जो हालात हैं कोविड के, वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस गवर्नमेंट में लास्ट ईयर से हमारी मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से। तो हम ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे एक स्पेशल फोकस किया है, और उसमें ये तय हुआ था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं और इसके जो इम्पेडिमेंट्स हैं उसको भी दूर करना है। और दूसरा जो पोटेंशियल एरिया है वो एक्सपोर्ट है, क्योंकि इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट जो फार्मास्यूटिकल की है सिर्फ 250 मिलियन यूएस डॉलर की है। और अगर आप कंपेयर करें विद आवर नेबरिंग कंट्री इंडिया एंड बांग्लादेश, अगर आप इंडिया को देखें तो 24 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की। 24 बिलियन यूएस डॉलर। तो उस पर हमारी ये बात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से कि उन्होंने ये कहा कि जी ही वांट्स टू सी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी जो है वो रेवेन्यूज लाए थ्रू एक्सपोर्ट। जिस तरह आपने देखा कि टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर्स जो हैं ये एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वी हैव ऑल द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपोर्ट। सही, आई थिंक वेरी की इनसाइट्स। सो नाज़रीन, देयर इज अ ह्यूज गैप। अगर आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज से देखें तो बेस इफेक्ट की वजह से भी आप 100% ग्रोथ देख सकते हैं अगर आप प्रॉपर तौर पे पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें। इसके ऊपर और की इंसाइट्स लेंगे।
समसम साहब, व्हाट इज हैपनिंग इन कंस्ट्रक्शन राइट नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आपने फिर इसी हवाले से आपने जिक्र किया कि 3 बार आपने रिपीट किया कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो हम फिर वापस वही बात करेंगे जो पहले हम करते थे कि जो हमने कहा, यानी हम जब ये पैकेज उन्होंने दिया इमरान खान साहब ने, तो हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी मौजूद हैं KCCI के, उसी प्लेटफॉर्म से जब मैं चेयरमैन था हाउसिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में, तो हमने उस वक्त भी लिखा था कि स्टेक होल्डर्स को तमाम को अगर साथ नहीं लेंगे तो ये नहीं चलेगा। नहीं इसलिए नहीं चलेगा कि हम तनकीद की सेंस में कह रहे हैं, हम तामीरी सोच के साथ कह रहे हैं। बहुत बड़ा स्टेक है कराची का, अगर हम कराची की बात करें, और सिंध की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा स्टेक हाई राइज वर्टिकल का यहीं पे जी। तो और फिर एक पैकेज में हिस्सा था जो कंस्ट्रक्शन की आप बात कर रहे हैं कि लो कास्ट हाउसिंग और 50 लाख घर, यही मैं समझता हूँ आप पूछना चाह रहे हैं। तो देखें आज जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया उसके बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? आज 55% कॉस्ट ऑफ स्टील बढ़ चुकी है। सही उस डेट से जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया था, उन्होंने लॉक किया प्राइस को 24 लाख, 27 लाख, 30 लाख। ये बात हो रही है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने लॉक नहीं किया रॉ मटेरियल को। कैसे मुमकिन है कि यान की प्राइस जो 300% बढ़ जाए और मैं जो हूँ एक कपड़े की जो मीटर की जो प्राइस है उसको मैं लॉक कर दूं? ये मुमकिन नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने उस वक्त भी इसी बात की निशानदेही की थी, आज भी हम कर रहे हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा सेक्टर है। FPCCI, KCCI, आबाद, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे हैं और सारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे, किसी का जाती कोई वो नहीं, इदारे हैं सारे, और ये सारे इदारे चाहते हैं कि जो इनका विजन है इमरान खान साहब का, कि उसको वो उसमें साथ देना चाहते हैं। लेकिन अगर आज भी हम आपसे कह रहे हैं, फिर हम लेट हो गए हैं, 1.5 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, कि अब भी हम कहते हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस को किसी तरीके से मुस्तहकम किया जाए। देखें रॉ मटेरियल का मैंने आपसे कहा था कि अगर आप डिटेल में मुझसे बात करेंगे तो सबसे बड़ा फैक्टर स्टील का आ रहा है। बिल्कुल सही है। स्टील रुकने को नहीं दे रहा नाम, मतलब उसका वो हर 20 दिन 15 दिन के बाद कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन आ जाता है। हमने आपने इंडस्ट्री का दर्जा दिया ना इसी पैकेज में, आपने कहा आप इंडस्ट्री हैं, तो हमने कहा ये कितनी खुशाइन बात है, हमारा बड़ा देरियाना मुतालबा था, लेकिन आपने क्या वो कोई इंसेंटिव हमें दिया जो इंडस्ट्री को मिलना चाहिए? हमने कहा कि इंडस्ट्री अगर आपने हमें दर्जा दिया है तो आप हमें अलाउ करें एंड यूजर को स्टील इंपोर्ट। सही है। आप RD ARD ये जो चीजें हैं जो लगाई गई हैं, कार्टेल इस पे काम कर रहा है जी, कार्टेल करने वालों ने लगाई हैं। ये दो चीजें इसी के ऊपर लिंक करेंगे। आई जस्ट गॉट योर पॉइंट। फार्मास्यूटिकल में भी एक तो रॉ मटेरियल का इशू है, प्राइसिंग का इशू, बिकॉज इंपोर्ट करते हैं। स्टील का लोकल इंडस्ट्री ने प्राइसिंग बढ़ा दी है, तो ये जो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग है दैट इज वन कॉमनैलिटी अगर हम मैथमेटिकली निकालें इन दोनों इंडस्ट्री में। सर अगेन मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में बेहतरी आई है, लेकिन अभी जो ट्रेड का डेटा आया है ट्रेड डेफिसिट का, उसके बाद एकदम से हम देख रहे हैं कि पीपल आर कंसर्न कि $4 अरब का जो ट्रेड डेफिसिट आ गया है, ये कितना इसी लेवल पे रहेगा या थोड़ा सा ये वन ऑफ है? व्हाट इज योर टेक ओवरऑल? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जो एक जनरल परसेप्शन थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया एक डेवलप हो जाता है कि किसी एक महीने के नंबर्स से आने से पैनिक का एक सिचुएशन होती है, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। सही, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट राइट। इसलिए कि देखें जो मुल्कों की इकोनॉमी होती है वो कोई डे टू डे नंबर्स या मंथ टू मंथ नंबर्स पर नहीं चलती है, और बहुत सारी ऐसी कॉन्सिक्वेंशियल चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी पेमेंट आ गई, डॉलर की थोड़ी सी पैरिटी ऊपर नीचे हो गई। ओवरऑल जो आपने पॉइंट आउट किया वो ये है कि हमारा मैक्रो लेवल पर पाकिस्तान की इकोनॉमी वेयर वी स्टैंड, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक फॉर मेनी ईयर्स नाउ दिस इज 2021 इज वन ऑफ दोज ईयर्स जहां पर हम मैक्रो लेवल पर बड़े स्टेबल हैं। ठीक है, आज डॉलर 5-6 रुपए बढ़ गया है तो 15 रुपए कम भी हुआ था। ये मार्केट की डायनामिक्स हैं। ट्रेड को बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हुकूमत की डायरेक्शन है वो ठीक है, और प्लस सबसे बड़ी देखें अहम बात यह है कि ये वन ऑफ तो मैं नहीं कहूँगा कि ये जो अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बिकॉज जो पाकिस्तान में कैपेसिटी आने वाली है इन टेक्सटाइल्स एंड अदर इंडस्ट्री, खासकर वो इन्वेस्टमेंट जो स्टेट बैंक ने टर्फ के थ्रू की थी, उसकी कैपेसिटी जो है वो लास्ट क्वार्टर 2021 में आ जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो जून 22 पे जब क्लोज होंगी तो इंशाल्लाह वो
30-32 बिलियन डॉलर से बड़ा होगा। पाकिस्तान में इकोनॉमी की जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं। सही है। हुकूमत ने खुद एक पैराडाइम शिफ्ट लिया था। पहले साल हुकूमत बड़ी घबराई हुई थी, दूसरे साल में जब हुकूमत ने ये सोचा कि इकोनॉमी हैज़ टू एक्सपैंड, तो जब इकोनॉमी को आपने एक्सपैंड करना होगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। सही, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन होगा। बट आई एम श्योर कि विद द इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं थ्रू इंपोर्ट एफबीआर के, वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, टाइम लगेगा। देखिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि बहुत अरसे के बाद किसी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को रियली स्टेबलाइज करने की कोशिश की। आई थिंक वी ऑल नीड टू बी पेशेंट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कादरी साहब, डू यू अग्री विद द फैक्ट कि यहाँ ये वन ऑफ है? अगर वन ऑफ नहीं भी है तब भी जो अगर मशीनरी की इंपोर्ट हो रही है, रॉ मटेरियल्स की कोर इंपोर्ट हो रही है, इवेंचुअली द फोकस इज टू कन्वर्ट दैट बैक इनटू वैल्यू एडेड एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स। व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, गुज़िश्ता महीने जो एक प्रोग्राम हुआ था उस पर भी इस पर डिस्कशन किया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, इसमें दो इश्यूज़ हैं, एक तो रियल इश्यूज़ हैं और एक परसेप्शन बेस्ड इश्यूज़ हैं। जैसे कि दीगर साहिबान ने फरमाया कि लोगों की तवक्कुआत भी कुछ मुख्तलिफ हैं। लाइक वो 3 मंथ्स की जो रिपोर्ट है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स या मंथली रिपोर्ट को देखकर कुछ उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं, जो कि फौरी तौर पे होना दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने इंट्रो में फरमाया था, और अभी भी अगर आप देखें कि इन्फ्लेशन रेट पहले पिछले साल के मुकाबले में 1% कम हो गया है, लेकिन ये खबर जब लोगों तक पहुंची और लोग एक्सपेक्ट करने लगे कि इसका मतलब है प्राइसेस कम हो रही है, तो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। इन्फ्लेशन का कम हो जाना और प्राइसेस का कम होना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन लोग अगर इस तरह लेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है लेकिन चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, आम तौर पर लोगों को समझने में मसला है। दूसरा, जैसे इंपोर्ट्स की बात की, चाहे स्टील की इंपोर्ट्स हो या रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स हो, इसके लिए एक की एलिमेंट में के लिए आपको जाना पड़ेगा 2019 और 15 जून, जो हमने एक बड़ा मुश्किल फैसला किया था। IMF प्रोग्राम के अंदर एक कंडीशन थी, वो था मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट। इसके बारे में मैंने 2-3 आर्टिकल्स भी लिखे हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी डिटेल पे लिखा है कि इससे पहले जिस तरह से मैनेजमेंट हो रही थी फॉरेन करेंसी की थी, वो था मैनेज फ्लोटिंग। लेकिन जब आप मैनेज फ्लोटिंग से आप शिफ्ट किए फ्री फ्लोटिंग पे, तो वहाँ से वो जंप किया 121 रुपये से 164, फिर वो नीचे आया। अब फर्ज कर लेते हैं प्रैक्टिकली तो इंटरनेशनल अभी ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, स्टील भी महंगा हो रहा है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन फर्ज कर लेते हैं प्राइसेस कांस्टेंट भी हैं, तो सिर्फ एक डॉलर या रुपये की डेप्रिसिएशन की वजह से 121 रुपये में जो चीज़ आप ला सकते थे वो 165 की हो चुकी है। मल्टीप्लाई कर लें, इंटरनेशनल प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, तो वो जैसे स्टील की मेरे भाई ने फरमाया कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुँचेगी, फार्मास्यूटिकल में भी और दूसरे भी जहाँ पर, और जिस वक्त आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगे फिर वो बर्डन अल्टीमेटली शिफ्ट होगा फाइनल कंज्यूमर की तरफ। तो चाहे वो हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन की बात कर लें या दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर आप बिजली की बात कर लें, अगर आप लास्ट मंथ में आप देखें तो इंपोर्ट बिल में वही सारी चीज़ें जो पहले होती थी, लाइक LNG है, उसके अंदर पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो आपकी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है और बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है, बट वो गैप ऐसे ऐसे बढ़ता बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बड़ा क्लियर करना है कि अगर इन्फ्लेशन रेट कम होता है तो दैट डज नॉट मीन कि प्राइसेस गिरी हैं, कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है। कीमतें बढ़ रही हैं बट कम शरह के साथ बढ़ रही हैं। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, ग्लोबली कमोडिटी प्राइसेस में वैसे ही इन्फ्लेशनरी बूम आया हुआ है। हर रॉ मटेरियल, हर प्रोडक्ट के अंदर इन्फ्लेशन ड्रिवन बूम है ग्लोबली। सो पाकिस्तान पे वो भी इम्पैक्ट, LNG रिकॉर्ड हाई प्राइसेस हो गई हैं LNG की। अब नाउ फर्नेस ऑयल हैज बिकम लाइक अ comparatively a cheaper product, so they're shifting back to furnace oil. अब खोलते हैं जरा सा डिस्कशन को सेक्टर बाय सेक्टर। सर ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के 2-3 सबसे बड़े मसले क्या थे जो आप प्राइम मिनिस्टर से आप चाहते हैं कि इसको एड्रेस किए जाएं और उसको इम्प्रूव किया जाए, और कौन सी चीज़ें मजीद बेहतरी की तरफ आई हैं? देखिए, अभी जो एक्सपोर्ट पे हम बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो ये पैराडाइम शिफ्ट है इस गवर्नमेंट का, और जैसे आप सब लोग कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट कम होगी, तो ये जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, ये उसी से वो होगा। अच्छा, एक्सपोर्ट से पहले जो है ना, एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यहाँ स्टेबल होगी। तो जो सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू ये है कि हमें जो इदारा चलाता है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो हमने प्राइम मिनिस्टर से भी और डॉक्टर फैसल सुल्तान से भी जहाँ भी हैं
एज अ चेयरमैन भी और हम एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ड्रैप के जो हमारा जो इदारा है उसमें एडहॉकिज्म को जो है वो पहले ख़त्म करना है, ठीक है। क्योंकि जो ड्रैप के सीईओ हैं वो अभी परमानेंट नहीं है। इसी तरह सही है। वहाँ जितने मेजर डायरेक्टर्स हैं तो वो अभी तक परमानेंट नहीं है, सही तो हर आफ्टर एवरी 3 मंथ्स वो उनको दोबारा तो policy consistency reactivate नहीं करना है पड़ता है। core- तो होता ये है कि इस वजह से सही है। कि अब आप देखें किसी भी इदारे का अगर सीईओ या सरबराह सही है। परमानेंट ना हो और उसको यही ना पता हो कि कल मैं हूँ या नहीं सही हूँ, है। तो हाउ वुड ही बी एबल टू टेक अप्रोप्रिएट एंड फ्यूचरिस्टिक डिसीजन। तो पहला तो ये है ठीक जिस है। पे हो रहा है और आई थिंक वेरी सून ये हो सही जाएगा। है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपोर्ट बाद में आती है, पहले ये होता है कि लोकली हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफलाइन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज़ ब्रिंगिंग न्यू मॉलिक्यूल्स, सही न्यू है। ट्रीटमेंट्स। ठीक है। वो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी ज़ाहिर है हमने फ्लॉरिश सही। करना है, इसके साथ साथ वो आम आवाम के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि फायदेमंद है। दे शुड गेट दी बेस्ट बेस्ट मेडिसिन ट्रीटमेंट। उसके लिए ये है कि हमें रजिस्ट्रेशन जल्दी मिले, और फिर ये होता है कि जब रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो प्राइस फिक्सेशन जो है वो जैसे ड्रग प्राइसिंग बोर्ड है, वो पूरा बोर्ड प्राइस को एक सर्टन फार्मूला है जो कोई सही है। हम दवाइयाँ खुद नहीं बढ़ा सकते। वी आर द ओनली बिल्कुल। वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्राइस जो है वो जी। रेगुलेटेड है। तो वो जब पूरे प्रोसेस से बोर्ड करता है तो फिर वो जाके कैबिनेट में जाना होता है, तो Approval के 6 लिए। 8 महीने सही है। उसके अप्रूवल के लिए लग जाते हैं। तो जब आपको नई प्रोडक्ट्स मिलेंगी वक्त पे, ठीक है, आपके स्पीड आएगी सही। और आप यहाँ लोकली स्टेबल होंगे, तो जब आपको ये दवाइयाँ यहाँ मिलेंगी तो फिर आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक अच्छा, फिर एक एक्सपोर्ट की तरफ मैं आता हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ह्यूज पोटेंशियल है। इन तमाम इम्पेडिमेंट्स के बावजूद लास्ट ईयर से 27% की ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट में फार्मास्यूटिकल में। अच्छा, अब जो अच्छी चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और आप सही कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, उसमें सबसे पहले एक इशू ये था कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी जो दैट वाज वेरी रिस्ट्रिक्टिव। वो आई वुड बी थैंकफुल टू डॉक्टर फैसल सुल्तान और ड्रैप के सीईओ और सारी जो डायरेक्टर्स हैं उनके जो रेलेवेंट टीम थी कि हमने उनके साथ डिस्कशन करके मेरिट पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी फाइनलाइज हुई है। वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट ट्यूसडे या उससे अगले ट्यूसडे में that's वो good अप्रूव हो development। जाएगी। सही। दूसरी चीज़ जो है ना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक इशू जो सबसे बड़ा ये होता है कि हम दवाइयों पे टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स या वो नहीं लेते। सही है। अच्छा, होता क्या है कि फार्मास्यूटिकल में अगर आपने एक्सपोर्ट में जाना है तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की रेगुलेटरी अथॉरिटी होती हैं वो आके हमारे प्लांट को इंस्पेक्ट करती हैं, सही। एंड इफ आवर प्लान एंड इक्विपमेंट आर नॉट इन लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो हमें अप्रूवल नहीं मिलती। सही है। उसके लिए वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट, और वो बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट किया कि इस बजट में, एंड आई वुड लाइक टू थैंक रज़ाक दाऊद साहब, क्योंकि मिनिस्टर उनके साथ आई हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग कि जो जितने इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट को यहाँ अवेलेबल नहीं है सही। उस पर उन्होंने हमें ड्यूटी पे रिलीफ दिया, which is a very very important step. So it will not only attract existing exporters but it will bring new companies also कि वो इस तरफ जाएंगी। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं कि जी इसी तरीके से इन इक्विपमेंट्स पे सेल्स टैक्स है, वो इतनी ह्यूज कॉस्ट आ जाती है, तो ये तो हमारी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हम ये बात भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि फार्मास्यूटिकल के इक्विपमेंट पे सेल्स टैक्स भी ख़त्म किया जाए। इससे क्या होगा कि जब प्लांट इक्विप हो जाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तो हमारी प्रोडक्ट रजिस्टर होंगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। थिंक बहुत ही की इनसाइट है जी। हाँ, एक और चीज़ जी मैं सर। बताऊंगा इसमें कि देखें हम जो है ना एक्सपोर्ट जो करते हैं, वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग कमोडिटी, वी आर एस्टेब्लिशिंग अवर ब्रांड्स। सही। अच्छा, अब हम जहाँ जहाँ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हमारी सेल्स टीम होती है, वहाँ हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, एंड वी हैव टू स्टैब्लिश अवर ब्रांड जो कि मेड इन पाकिस्तान है। ये नहीं है कि आपने किसी को बना के भेज दिया और फारिग हो गया वो फिर आपकी लाइक गारमेंट्स या वो, तो वहाँ हमने स्टैब्लिश करने के लिए देन वी हैव टू कम्पीट विद नेबरिंग कंट्रीज इंडिया और वो। तो इशू ये आ रहा है कि हम जो एक्सचेंज प्रोसीड्स है वो हम 15% है यहाँ, तो हमने गवर्नमेंट से इसमें हमने जो स्टेट बैंक के गवर्नर उनसे भी बात की, प्राइम मिनिस्टर से भी, रज़ाक दाऊद साहब से बात की है कि ये नेबरिंग कंट्रीज़ में 50% है। सही है। और यहाँ पे आईटी को शायद 35% दे रहे हैं, तो एटलीस्ट 35% या 50% दे। क्या होगा कि जब हम व्हेन वी आर अनएबल टू सेंड मनी देयर,
टू यू नो पे सही है सैलरीज और और अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस कर लेंगे, तो क्या है कि दूसरी कंट्रीज जो है ना वो हम स्टैब्लिश नहीं कर सही पाए। ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है और ये दूर हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे इस एंगल से देखें कि ये 15% से 35% ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि कितना पोटेंशियल है, कि कितनी ग्रोथ जो है वो आएगी जब हम बिजनेस को स्टैब्लिश करें। आई थिंक बहुत ही की इंसाइट दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही है जिसका हमें पता नहीं है फार्मास्यूटिकल। तो अंडरलाइंग हम देख रहे हैं हर सेक्टर के अंदर जो है वो पॉलिसी इश्यूज को रिजॉल्व किया जा रहा है, जिसका इम्पैक्ट आगे चल के आएगा आपको एक्सपोर्ट्स के नंबर्स पे। आप देखिए 2-3 पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं। बहुत आईटी का मसला भी यही था कि हम अगर बाहर कुछ एस्टैब्लिश कर सकते हैं तो वी कैन नॉट सेंड मनी अब्रॉड। उसमें एक्सचेंज रेट वाज अ बिग इशू बिकॉज गवर्नमेंट वाज मॉनिटरिंग दैट कि कोई ऐसा ना हो कि इतना आउटफ्लो कि एक्सचेंज रेट आपका बहुत वॉलेटाइल हो जाए। हाउ डू यू परसीव दिस? मैं एक ऐड करूं, जो अभी चेयरमैन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के फरमा रहे थे कि इम्पेडिमेंट्स जो हैं वो तो जो मेरा फीडबैक है टू द गवर्नमेंट ऑन देयर इशू इज़ कि हमारे यहाँ जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है सही दैट बेसिकली इज़ ह्यूजली इम्पोर्टेड। और वो जो हमारा जेनरिक जो रॉ मटेरियल है जिससे कि फार्मास्यूटिकल बनती है उसकी प्रोडक्शन लाइंस जो हैं उस पर बहुत कम काम हुआ है। सही है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं कि जो सेंसस है, जो स्टैटिस्टिक्स है, चेयरमैन साहब वाउच मी कि पाकिस्तान में स्टिल जो कंजम्पशन है दवाइयों की पर कैपिटा वो एज कम्पेयर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टिल वेरी लो। अभी हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है एग्जिस्टिंग, हमारे यहाँ मल्टीनेशनल्स छोड़ के चली गई सही है जो कि पाकिस्तान में थी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, वो बिकॉज ऑफ मर्जर्स, बिकॉज ऑफ एक्विजिशंस वो पाकिस्तान की मार्केट को छोड़कर चली गई हैं। उसमें प्रोबेबली 2 रीजंस, एक तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट का जो सेफ्टी था और दूसरा प्राइसेस, उनको इनफ प्रॉफिट्स नहीं थे। बट हैविंग सेड दैट पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो इतनी बड़ी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें ज़रूरत इस बात की है कि इंश्योर किया जाए कि फार्मास्यूटिकल्स आर अवेलेबल टू द पीपल ऑफ द कंट्री फर्स्ट एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। सही है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि गवर्नमेंट जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है उसकी प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल कॉस्ट है वो स्टेट ही बर्दाश्त कर सकती है। उसके लिए छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि more than 95% raw material is imported either from China or some our neighboring country। और अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखें कितना इंपोर्ट जो है वो हमारी बढ़ जाती है इस वजह से। और प्लस ये है कि अब ये कोविड की वजह से बहुत सारे ये जो इश्यूज आए हैं तो ये रॉ मटेरियल या तो मिल नहीं रहा है या आपको शिफ्ट करना पड़ा है, महंगा हो गया। सही है। तो फ्यूचर यही है कि वी शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ और APIs। और उसके लिए मेरी सजेशन गवर्नमेंट को ये होगी कि ये इतना आसान नहीं है, इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए। अब ये CPAC का जो हमारे एक वो चल रहा है, तो अगर हम, क्योंकि देखें 70-60% हमारा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, तो वहाँ से अगर हम जॉइंट वेंचर हो और वो टेक्नोलॉजी यहाँ लेके आए और यहाँ पे जो लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं दे शुड आल्सो चिप इन। और फिर उसकी बाद जब आप यहाँ रॉ मटेरियल बनाएंगे, एक तो एक्सेस ऑफ मेडिसिन रहेगी जो कि आप कह रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सेकेंडली ये है कि नेक्स्ट फेज में यू विल बी एबल टू एक्सपोर्ट। सही, आई थिंक बहुत ही की पॉइंट्स हाईलाइट किए। एक तो हम कहते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, सो वो रॉ मटेरियल के अंदर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सो वही आपका लॉन्ग टर्म के अंदर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ का बाइस बनेगी। अदरवाइज आप देखें शॉर्ट टर्म में एक्सपोर्ट ग्रोथ हो जाएगी, फिर अगेन यू माइट सी अ डिक्लाइन। अच्छा, फिर एक चीज़ मैं यहाँ एक छोटी सी चीज़ ये करूँगा कि अब जैसे इस वक्त नेम ऑफ द गेम ये है कि जी वैक्सीन्स का एक बहुत बड़ा इशू आया एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट, ना सिर्फ कोविड बल्कि सांप ने काट लिया या वो सारी वैक्सीन हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये भी हम देख सकते हैं कि चाइना से जो है वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट वैक्सीन्स के ऊपर हम इसी के ऊपर डिटेल आपसे सवाल पूछूंगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स नाउ कंस्ट्रक्शन के। कंस्ट्रक्शन में क्या समझ साहब, आपका तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंस्ट्रक्शन में बताइए कि क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है, बिकॉज हमें ही पता है कि तकरीबन लगभग 300 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी भी इल्तवा का शिकार हैं सिंध गवर्नमेंट के उसके ऊपर अथॉरिटी के ऊपर। 250 के करीब 230 और 250 इसलिए हम कहते हैं कि वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं होते सारे। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट टाइम बख्शी साहब से अपडेट ली थी तो यही नंबर था जी। 230 हम कहते हैं लेकिन वो 250 के करीब प्रोजेक्ट हैं। देखें
ये कितनी मालियत है इसकी? मैं खरबों रुपए में ये मालियत के हैं। ये वाइट जो ये कोई एमएनएसटी के प्रोजेक्ट नहीं है, सही ये है। नॉर्मल प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टर्स के प्रोजेक्ट हैं। सही है। तो ये आपने डाउनटाउन में लॉक किए हुए सही हैं, है, ये डाउनटाउन डाउनटाउन की मैं बात कर रहा ठीक हूँ। और मैं हैरान हूँ कि बहरिया टाउन में बगैर अप्रूवल के, केबीटीपीआर है जो पूरे सिंध पे रूल करता है, बहरिया टाउन में बगैर अप्रूवल के सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। और फिर हमें ये खदशा है, क्योंकि देखें इन्वेस्टर तो हमारे मुल्क के लोग हैं ना। सही है। हम कहीं ना हमारा कहीं तो चाहेंगे मकसद वो। क्या होता है, हम आपके प्रोग्राम में आते हैं, ये सारे लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम आते हैं। हमारा एक ही एजेंडा होता है, हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं होता। जब हम ये देख रहे हैं कि कहीं आगे जाके कुछ खदशा है हमारा कि ओनरशिप नहीं है और बाकी मामलात हैं, हमने कभी मुखालफत नहीं की किसी भी डेवलपर की, चाहे वो बहरिया टाउन हो। हमने हर उस इंडस्ट्री की या हर उस बिल्डर को सपोर्ट किया है जो इस What पाकिस्तान is की। causing the delay? ये बताइए क्या what is causing the delay at the end of the Sindh government? Because last time में मैं ये सवाल स्पेसिफिकली पूछा था कि what is causing, एक तो उन्होंने फैक्टर वो बताया था जो कि फार्मास्यूटिकल वाला है कि बहुत एडहॉक लोग चेंज होते हैं जिसके बाद सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, नया बंदा आ जाता है। एक तो वो ही है, इज दैट वन इशू जिसकी वजह से डिले हो? आज भी वो है। आज भी वो इशू। ठीक है। तो आपका इशू एक है इस लिहाज से। हमारे यहाँ नहीं, लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ ये है कि वो एडहॉकिज्म पे हैं, उनको परमानेंट करना है। वहां भी वो आते हैं और जाते हैं कि नहीं, वहाँ इसलिए आते जाते हैं कि देखें ये अप्रूवल भी क्या कई मरतबा हम इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं, बहुत चैनल्स पे कर चुके हैं कि क्या प्रॉब्लम है सिंध में, क्या मामलात हैं, सबको पता है। ठीक है, हम इससे हट के बात, हम तनकीद के लिए नहीं आते नॉर्मली। My question is कि you have got trillions of rupees of project that are stuck there. जी। The question is कि वो क्यों stuck हैं? वो So, उसका रीजन बताइए। जी, रीजन देखें, इसकी दो वजूहत हैं। जी बताएं। एक वो है जो बिल्डिंग कंट्रोल की एंड पे हैं। हम कहते हैं कि बायलॉज जो भी आप बनाएं उसमें स्टेबिलिटी, जैसे उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, ये आप समझे कि कोई डिस्पोजेबल नहीं है, ये कोई मिल्क का एक लीटर या कोई ऐसी कोई चीज नहीं है। ये 5 साल 10 साल चलता है एक प्रोजेक्ट जब अनाउंस होता है। आज मैं वर्किंग शुरू करता हूँ, 2 साल लगते हैं मुझे उस पेज पे आने में जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन, जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप उससे पहले 4 मरतबा पॉलिसी चेंज करेंगे, 4 मरतबा लॉ में अमेंडमेंट करेंगे, तो ये कैसे ये मुमकिन है कि हम इससे देखें। एक तरफ हम इमरान खान साहब की जब हम बात करते हैं, ऑनेस्टली हम हमेशा हर फोरम पे कहते हैं कि जो सिंसियरिटी उन्होंने दिखाई, जो सिंसियरिटी उनमें है इस सेक्टर के हवाले से, और जिस तरह वो विलिंग है कि ये चले, किसी भी तरह चले। लेकिन यकीन करें कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के जो वीकली आपको हमारे कुलीग भी आके बताते होंगे कि वीकली ये मीटिंग्स होती हैं, उसके बावजूद जब हम नहीं करा सक रहे हैं तो हमने हाथ उठा लिए। मैं आपको बताऊं, हम थक चुके हैं, हमने कई मरतबा तजावीज दी। देखें होता क्या है नॉर्मली जब Is it the change of bylaws जो कि सिर्फ bylaws नहीं है, bylaws- और बताइए सेकंड क्या है? जी सेकंड में आप बात करें अगर पूरे पाकिस्तान की या सिंध की, हम मैं बात करें। क्योंकि आप सदर्न रीजन को देखते हैं, हम बिकॉज तो यहाँ पूरे पे पूरे पाकिस्तान में तो PCCA पेस, अब देख रहे हैं। हाँ पूरे पाकिस्तान में पेस फिर भी ज्यादा है नया पाकिस्तान हाउसिंग जी। की और कंस्ट्रक्शन की। जी, जी। सिंध में इल्तवा का शिकार है। नजर नहीं आया ना आपको। हाँ पाकिस्तान में पेस अच्छी है। जिस दिन पैकेज आया था उसी दिन मीडिया पे हमने कहा था कि आपको ये काम होता हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज के हमने तमाम सिंध की हद तक, सिंध की बात कर लेता हूँ, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं लिया, हमने पॉइंट स्कोरिंग वालों को साथ रखा हुआ है। उनका काम, उनका मखसूस टारगेट है। हम कहते रहे कि देखें ये इदारे हैं जो आपको निशानदेही कर रहे हैं कि ये हर्डल्स हैं, अगर आपने दूर नहीं की। हम आपको पहले दिन से कह रहे थे कि अगेन आई एम आस्किंग यू व्हाट आर दोज हर्डल्स? Approvals? अप्रूवल ना, द क्वेश्चन इज कि प्राइम मिनिस्टर ने तो 100 से ज्यादा मीटिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कर ली है इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर। 100 से ज्यादा अगर meeting आप प्राइम मुझे मिनिस्टर ने इजाजत कर- दें जी, तो please, जो please, आप आसिफ एड समसम करें, हाँ, बताना चाह रहे हैं कुछ। 2-3 दफा उन्होंने मेरी तरफ देखा आप बताइए सर, आप- और वो मुस्कुराए। उम्मीद, हाँ, तो आप बताइए। देखें हमारा जो शहर है और जो सूबा है, एंड देयर इज नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जी with all due regards to the highest courts of my country, कराची और सिंध इज सच एन अनफॉर्चुनेट के सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं 2012 जो कराची बदमनी केस का, सिंस देन टिल नाउ जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कराची पे वो किसी सूबे में नहीं है। सही है। एंड आई हैव नो हेजिटेशन टू से थ्रू योर प्लेटफॉर्म कि कराची और सिंध की जो तरक्की है वो सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर्स।
ओके, सबसे पहले तो कोर्ट्स को चाहिए कि वो क्लैरिटी लेकर आए। सही है। 2012 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कन्वर्जन बैन किया हुआ है। मींस कि आप कराची में कोई जमीन इंडस्ट्री के लिए नई नहीं कन्वर्ट करा सकते। कैन यू इमेजिन है, एग्रीकल्चर है तो उसको नहीं कर सकते। नंबर 2, सिंध से बाहर है ही अलाउ? नहीं, सिंध से बाहर पूरे मुल्क में अलाउड है। अच्छा, ये स्पेसिफिक सही है। ऑर्डर है सिंध सुप्रीम के लिए। कोर्ट का फॉर कराची एंड फॉर ठीक है। सिंध। अब आप इमेजिन करें कि अगर आप कानून के जरिए किसी शहर की तरक्की का गला रोक देंगे, और आई एम नॉट साइडिंग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वहां भी बड़ा मिस हैंडलिंग है, बड़ा मिस यूज है, लेकिन कोर्ट क्या होता है, वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम आपको जमीन हाउसिंग के लिए नहीं दे सकते, हम आपको जमीन इंडस्ट्री के लिए नहीं दे सकते, जो ऑलरेडी कन्वर्टेड लैंड्स हैं उन पर भी आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और इस ऑर्डर को आए हुए आज 9 साल होने को आ रहे हैं। जिस सूबे की, जिस शहर की तरक्की को कोर्ट जो है 10-10 साल अपने ऑर्डर्स के थ्रू रोक लेगी, या वो सूबा कैसे तरक्की या करेगा? we would call it interpretation of the court. So this is again very important, Nazreen. सर मैं एक बात और ऐड कर दूं, जो आपने कहा था कि देखें अब हौसला आ गया सब सर, हाँ, वैसे जबान काफी लड़खड़ा दी थी इससे पहले थोड़ी देर पहले। मैं थोड़ा सा यही मैं जाना चाह रहा था कि उस क्योंकि ये point पे- एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आवाम को पता लगे कि हम कहाँ पे फर्दर इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं। सर आपको मैं यूं बताऊं कि ये जो 230 प्रोजेक्ट की बात होती है ना, ये क्यों हम करते हैं, ये उस रोड पे वाक़े हैं जो कानून साजी के बाद कन्वर्जन अलाउ किया सिंध हुकूमत ने, जो सिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन के बाद, सिटी काउंसिल मदर होती है किसी भी मेट्रोपोलिस शहर की, उसकी रिजोल्यूशन के बाद सिंध हुकूमत ने लेजिस्लेशन की और 26 डिक्लेयर्ड रोड थे जिसपे मुख्तलिफ हमारे जो शहर के या पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़मीनें खरीदी और उसका कन्वर्जन पे नो मोर कन्वर्जन का साइन कोर्ट से अब हमें जो कहा गया कि नो मोर कन्वर्जन। तो हमारा ये 2 सवाल हमारे हलक में जो उन्होंने कहा कि मुझे इन्होंने निकाल लिया आपके हालत से, हम निकल नहीं देते, उस हमारे साथ ये बहुत है। ठीक है। तो देखें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कन्वर्जन हो चुके हैं, तो हमें ये लगता है कि जो कन्वर्जन हो चुके हैं पहले तो हम सेव करें उनको, कि कम से कम उसको तो जो ऑर्डर से उसके बाद इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो कोर्ट का ऑर्डर है वो भी रोके हुए हैं बिल्डिंग कंट्रोल ने, और वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसे उन्होंने कहा जी ऑर्डर से, तो वो नहीं करते। दूसरा, जो कन्वर्जन होने के लिए प्रोसेस में वो सारे भी रुके हुए हैं। तो हमने तो कानून साजी जो हुई थी, जो स्टेट का लॉ था, उस लॉ को फॉलो करते हुए हमने, आपने एक जो नोट 5000 का उसमें लिखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया और आप कह दें कि ये अब वैलिड नहीं है, तो दैट इज टू से सिंध गवर्नमेंट वांट्स टू प्ले वेरी सेफ कि जो नए प्रोजेक्ट भी ऐसा ना हो कि अप्रूवल दे दें और फिर बाद में कोई कोर्ट का मसला है। कादी साहब, आपका फीडबैक लेना चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि अगर रिजॉल्व हो जाएं तो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस फ्लो हो सकते हैं स्ट्रेट अवे टुमारो। अच्छा, मैं अगर मुझे 1 मिनट दे दें सर, कादी साहब को मैंने बिल्कुल, मैं आपकी वो डिले वाले में एक आने वाला मैं आपको बता दूं, कब आने वाला है कल से। जी प्लीज। सिविल एविएशन की एनओसी का एसआरओ दिया गया फरवरी में कि नो नीड टू रिक्वायर्ड सिविल एविएशन या हाइट एनओसी फ्रॉम एयरफोर्स और सिविल एविएशन। बहुत अच्छी बात की। वो कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ये सोचा कि अब जरूरत नहीं है और तेज हो जाएगा प्रोसेस, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में क्या हुआ कि सिविल एविएशन ने कह दिया कि जी अब आज के बाद आप हमारे पास नहीं आना, हम एनओसी नहीं देंगे। एसआरओ कहता है कि हमारा जो 15 किलोमीटर का रेडियस है उसके अंदर आपको रिक्वायर्ड है जो कोऑर्डिनेट्स हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान से। अब आज का मैं बता रहा हूँ, सिविल एविएशन ने कहा है कि आप एनओसी हमारे पास लेके ना आए, हम नहीं देंगे। आप उस अथॉरिटी के पास जाएं जो आने वाला है मसला, जो अथॉरिटी अप्रूवल करती है। 6 कंटोनमेंट है और एक एसबीसीए को उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी, कैंटोनमेंट वाले कहते हैं कि हमें नहीं देंगे। अब ये आपको कोऑर्डिनेशन के इश्यूज बहुत है। जी कादी साहब, हाउ डू यू लुक एट इट, बिकॉज इकोनॉमी में ग्रोथ पोटेंशियल है, ग्रो करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो रही है, बट ये टीदिंग इश्यूज हैं हर सेक्टर के अंदर that need to be resolved. जी सर, what's your take? जी भागवत, सबसे पहले तो आपको दाद दूंगा कि आपने एक बड़े माहिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अभी आपने मुजाहरा किया और जो फसाहत और बलागत और तशरीह के पर्दे में आसिफ भाई कुछ चीज़ें
उनकी वजाहत नहीं करना चाह रहे थे। आपने खुद वो स्टेट टेलीविजन हैज इवॉल्व्ड माशाल्लाह, तो यू कैन गिव क्रेडिट टू पीटीवी अथॉरिटी। इन्होंने मुझे बड़ा प्रेशर किया पिछले प्रोग्रामों में, इसलिए मैं थोड़ा मोहतात। जी सर, आप बताएं। नहीं, लेकिन ये तो वाकई ये एक तब्दीली है डेफिनेटली कि चीज़ें लोगों के सामने जा रही हैं थ्रू स्टेट चैनल्स। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें वजाहत तलब है। जैसे आपने जो बातें इन्होंने फरमाई उसको सादे से अल्फाज में बता दें कि जो डिले है इसका एक रीज़न जो फेडरल और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन पहले दिन से था, आज के दिन भी उसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। प्रैक्टिकली ये चीज़ यही निशानदेही पहले दिन की थी। बिल्कुल वो ये 18वीं तरमीम के बाद उनका जुरिडिक्शन ही नहीं है। जी सर, उनको तो बोलना नो ब्रो, तो आज के दिन तक अनफॉर्चुनेटली दोनों उतना ही फासला है उन पे पैरेलल चल रहे हैं। दूसरा एक और मसला ये है कि देखें हमारी जो भी इकोनॉमिक टीम है बहुत मेहनत से काम कर रही है। उनकी सिंसेरिटी पे या उनकी हुब्बुल वतनी पे बिल्कुल भी किसी को कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चीज़ें आवाम तक पहुंचा नहीं पा रहे जो वो कर रहे हैं। अभी जैसे आपने बताया, बाकी दीकर गेस्ट ने जो बताया कि लॉन्ग टर्म में रॉ मटेरियल की या इंपोर्ट सब्सिट्यूशन, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट सब्सिट्यूशन या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र पर जाएंगे और बजट डेफिसिट बढ़ने लगेगा। हुआ ये कि गुज़िश्ता 2 सालों से सोशल मीडिया और दूसरे प्राइवेट चैनल्स के ज़रिए बताया गया कि ट्रेड डेफिसिट बहुत बुरा है और अब हम इसको कम करते जा रहे हैं और ये हमारी कामयाबी है। अब 2 साल में जब लोगों ने सीखा, जिनको इकोनॉमिक्स नहीं पता उन्होंने सीखा कि ट्रेड डेफिसिट कम होने का मतलब हम तरक्की कर रहे हैं। सही। और अब जब ट्रेड डेफिसिट बढ़ने लगेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में बढ़ना मजबूरी है, जैसे कि फरमाया कि अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्शन करनी है रॉ मटेरियल की, पॉसिबल नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट ना बढ़े, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और जो आपका गैप है रेमिटेंसेस वो शॉर्ट टर्म में तो फिल करेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे आप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की तरफ जाएंगे तो गैप इतना बढ़ेगा फिल नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले हमें उस टीम को भी चाहिए कि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचाए कि लॉन्ग टर्म में बेहतरी के लिए ज़रूरी है, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सही है। दूसरा एक मसला इसके अंदर ये आ गया कि जैसे आपने ये देखा कि तमाम लोग इंसान हैं, जो भी लोग हैं और इंसान हैं, गलती हो सकती है उनसे, तो एक रिव्यू भी होना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ बनाई गई, 2-3 पॉलिसीज़ हैं जिसमें रिव्यू की भी ज़रूरत है। और जैसे कि मेरे भाई ने फरमाया कि स्टेक होल्डर्स का इनपुट बड़ा अहम है, क्योंकि जिस वक्त वो इनपुट अगर नहीं लिया जा रहा तो थोड़ा सा ओनरशिप में कमी आ जाती है कि आपके रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड पॉलिसी है और उसमें आपका इनपुट शामिल नहीं है, तो उस वक्त उतनी ज़्यादा विलिंगनेस हो नहीं पाती। तो जिस तरह टीम्स बनी हुई हैं, टास्क फोर्सेस हैं, इसमें अगर तमाम रिलेटिव लोगों का इनपुट भी शामिल कर लिया जाए, प्लस माजी की कुछ पॉलिसीज़ को रिव्यू कर लिया जाए, जिसमें अहम तरीन जो है वो आपका मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी सजेशन है इसका रिव्यू होना ज़रूरी है। कि जैसे अभी आपने फरमाया कि ये तो आपका साथ देंगे बहुत, फार्मास्यूटिकल के अंदर आप मैनेज कर रहे हैं या चीनी के अंदर आप मार्केट पे नहीं छोड़ रहे प्राइसेस को, गंदम पे आपकी कोशिश होती है कि आटे की कीमतें कंट्रोल रहें। जब सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अपने स्टॉक को इस्तेमाल करती है, अब सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व को इस्तेमाल नहीं कर रहा डॉलर्स की। जैसे अभी एक और बड़ा गलत परसेप्शन बिल्ड हुआ था कि हमारे रिजर्व अभी $2.77 बिलियन SDR आई थी जी। तो लोगों ने समझा 270 बिलियन $2.77 बिलियन आए, अब तो रुपये बहुत मुस्तहकम हो जाएगा। जी। इस पर भी मैंने सोशल मीडिया पे एक पूरा ब्लॉग लिखा है। देखिए वो एक मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकली एक भी डॉलर पाकिस्तान में आया नहीं है। सही। और फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में जब तक फिजिकली डॉलर्स की फॉर्म में डॉलर नहीं आएगा मार्केट में, आपकी रुपी स्टेबल नहीं होगी। वो आएगा आपकी एक्सपोर्ट के थ्रू, नंबर 2 वो आएगा रेमिटेंस। $4 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट ने सब बराबर कर दिया। हाँ, और 2.7 बिलियन। और ये जो गैप बढ़ रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। हर आने वाले महीने अगर वो गैप उसी तरह बढ़ता रहे तो हमें लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर करना बहुत ही की पॉइंट्स हाईलाइट किए। वी कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ द शो। सर, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट को, जो आप ऑलरेडी बहुत सारे फोरम से देते हैं, खासतौर पर लुकिंग एट द फार्मास्यूटिकल एंड कंस्ट्रक्शन इश्यूज जो आपने प्रोग्राम में आपने हाईलाइट किए, वो बेचारे तो घबरा रहे थे। व्हाट इज योर सजेशन टू द गवर्नमेंट? नहीं, सबसे पहले तो ये बताऊं कि वो आसिफ समसम जो है ना, माशाल्लाह बड़े वेल वर्स्ड और वेरी कॉम्पिटेंट, हम इनसे पूछते रहते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। माय पॉइंट ऑफ व्यू टू योर क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंसोलिडेशन के स्टेज पर आ गई है। सही है। अब ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है वो नज़र आना चाहिए। सही है। और वो तब नज़र आएगा जब जितनी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है कॉमर्स, उसको ये बताना होगा, पूरे पाकिस्तान को डायरेक्शन देनी होगी कि विच अदर प्रोडक्ट्स अदर देन से टेक्सटाइल्स, सो दैट पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बड़ी हो जाए।
सही, आप टेक्सटाइल के बेस पर $25 बिलियन से ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ, फार्मास्यूटिकल कर सकते हैं, सही। आप दूसरी बेशुमार प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी पे जा टेक्नोलॉजी पे जा सकते हैं, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री पे जा सकते हैं, प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग पे जा सकते हैं, पेपर की रिसाइकलिंग पे, सही। स्टील में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और पूरी दुनिया में शिफ्ट आ गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं दी। सही। तो Ministry इंडस्ट्रियल of- पॉलिसी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, एक्सपोर्ट पॉलिसी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सही है, और ये सारी पॉलिसीज हमारी इस गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इन्होंने जो शॉर्ट टर्म में जो अचीवमेंट की है ना, इसको कंसोलिडेट कर ले, ठीक है। वरना वही होगा जो आज से पिछले 15 साल, 20 सही साल, है। 5 साल, 8 साल पहले हो रहा था सही। कि वो तमाम स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट ने ली शॉर्ट टर्म मेजर्स की वजह से, सही है, चूंकि लॉन्ग टर्म वो long term स्टेबिलिटी में नहीं fizzle पैदा out कर ना हो जाए। वो फिजल आउट ना हो। सही। आई थिंक That. बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन। सर, व्हाट इज द रिकमेंडेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव टू गवर्नमेंट राइट नाउ? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो बिज़नेस फ्रेंडली होनी चाहिए, कंसिस्टेंट हों। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा और यहाँ के जी हमने फार्मास्यूटिकल सेक्टर को हमने इस वक्त पॉलिसी का पार्ट है कि हमने इसकी सही। इम्पेडिमेंट्स दूर करनी है, तो कंसिस्टेंसी हो। और Consistency। इसके साथ साथ जो है वो ये है कि इंसेंटिवाइज पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जिस तरह टेक्सटाइल में इंसेंटिव दिया, सही है। फार्मास्यूटिकल को देखें, फार्मास्यूटिकल को गवर्नमेंट को शुड ट्रीट एज अ न्यू प्रोडक्ट, सही है, ठीक है। सही। और इसके साथ साथ ये है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो है ना वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, चाहे आप जितनी मर्जी अच्छी लेके आएँ, जब तक कि उसकी टाइमली एग्जीक्यूशन ना हो। ठीक तो है। जो एग्जीक्यूशनल एक्सेलेंस है ना वो लाने की ज़रूरत सही है। है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारे साथ है, ड्राइव भी हमारे साथ हो, स्पीड ले आएँ, मिलके काम करें, तो आप यकीन करें कि जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी सही है। बड़ी जरखेज़ है साथ। बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह एक्सपोर्ट को भी कहीं से कहीं लेके जा ठीक सकते हैं, लेकिन इसमें स्पीड और टाइमिंग इज़ वेरी सही है। थैंक यू जी सर, क्विकली। मैं ये Very good. कहूँगा कि ये जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं उस पे उनको काम। अगर या तो लॉक नहीं किया गया या फ्रीली इंपोर्ट की परमिशन नहीं दी गई, एंड यूजर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कमर्शियल ठीक है, इंपोर्टर की ठीक बात है, नहीं कर रहा हूँ। ठीक। तो वरना अगर नहीं किया गया तो ये सिंध की बात नहीं है, पाकिस्तान में भी लो कास्ट हाउसिंग आपकी चलेगी नहीं। दूसरी बात, तमाम स्टेक होल्डर्स को पहले दिन भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को आपको मुशावरत में उसके आपके साथ लेना पड़ेगा। तो जाके कहीं ये जो आपने जो 50 लाख घरों ठीक की है। बात की, ये कुछ स्टार्ट होने की पोजीशन में आ जाए। ठीक है। ऑन दैट नोट, आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। तौकीर साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। फर्स्ट टाइम यू केम ऑन आवर शो। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शाइक साहब, इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपने आज वो अल्फाज बोले जो कि नहीं जो बोल हमें पा जाम रहे, कहते थे। जो मुश्किल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। आई एम सॉरी फॉर द लेस शॉर्टेज ऑफ टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो पे कवर करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन रही। हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ की मेजर्स लिए हैं जो कि एसोसिएशन को पता है, और अंडर द कारपेट हम देख रहे हैं कि काम हो रहा है। अब उसको एक्सपोर्ट नंबर्स पे किस तरह लाएं, 3-4 कोर सजेशंस दिए हैं एसोसिएशन लेवल पे, रेगुलेटरी अथॉरिटी के लेवल पे। पॉलिसी गाइडेंस क्लियर होनी चाहिए, प्राइसिंग डिसीजंस फास्ट होने चाहिए। रॉ मटेरियल इंपोर्ट से आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाएं, लोकली प्लांट्स डेवलप करें, सो दैट लॉन्ग टर्म में आप कॉस्ट साइड पे जब कंपैरेटिव एडवांटेज बिल्ड करेंगे तभी आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, अगेन दो सबसे बड़े इश्यूज हैं। एक तो जो ऑर्डर्स हैं, लीगल जो ऑर्डर्स हैं कि आप लैंड को कन्वर्ट नहीं कर सकते कमर्शियल लैंड्स में, वो सिंध की हद तक उसको दैट नीड्स टू बी रिव्यूड, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट्स अभी इल्तवा का शिकार हैं, दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। 100 से ज्यादा मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सो एक कंसर्टेड फोकस है। वी एक्सपेक्ट कि ये इशूज रिजॉल्व हों और सिंध के अंदर डेवलपमेंट बढ़े जिस तरह पूरे पाकिस्तान में बढ़ रही है। ओवरऑल इकोनॉमिक मेजर्स में ट्रेड डेफिसिट इज नॉट नेसेसरली बैड नंबर। अगर इकोनॉमी ग्रो होती है और आप कन्वर्ट करते हैं एक्सपोर्ट नंबर्स में इसको, तो दैट विल लीड टू अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।